स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है रीमा खान। एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी हैं। मगर मुझे यूँ लगता है जैसे वो एक छोटी सी लड़की है जिसका बचपन कहीं उसने गिरह में बांध दिया है। बहुत सारे काम किए हैं उसने, बहुत दुनिया घूमी है, एम्बेसडर रही है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन बेशुमार ख्वाहिशें हैं जो उसने अपने दिल में छुपा के रखी हुई हैं। क्या वो सारी ख्वाहिशें पूरी हुई? आज जानेंगे। क्या वो सब कुछ कर पाई जो वो करना चाहती थी छोटी सी उम्र से? आज जानेंगे। तो मिलते हैं रीमा खान से। कैसे मैनेज कर रहे हो रीमा? हाँ, स्टारडम और मदरहुड और वाइफ, घर रस्ती, घरदारी, सारे शोबे बहुत खूबसूरत और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम, और इन शोबों में बैलेंस करना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। प्यार से, मोहब्बत से और दिल की गहराइयों से तमाम रिश्तों को बैलेंस कर रहा है। कब पता चला था कि ये ट्रांजिशन ज़रूरी है, कि अब मैंने ये जगह छू ली है, ये मेरी बुलंदी की, वो कहते हैं ना कि वो बुलंदी की वो इंतहा मैंने छू ली है कि मुझे अब। इंसान कभी मुतमईन नहीं होता समीना आपा। जितना आप हासिल करते हैं और हासिल करने की जुस्तजू होती है। यह आपके अपने ऊपर मुनहसर है कि आपके अपने अंदर कनात कब पैदा होती है। इंसान बहुत लालची है, बहुत ग्रीडी, और से और की जुस्तजू। लेकिन मुसीबत यह है हमारे प्रोफेशन के अंदर कि हम सिर्फ शोहरत और पैसे की जुस्तजू के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम इससे आगे निकलते नहीं हैं, जबकि वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो मैंने बस कुछ सितारों से आगे जहाँ और तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो एक जुस्तजू थी नाम पैदा करने की, कामयाबियाँ हासिल करने की, पैसा इकट्ठा करने की, वो उसकी ज़ात का करम, उसकी बहुत रहमत कि वो उसने बहुत नवाजा। और पहली फिल्म से ही शोहरत मिल गई, फिर और मेहनत की, फिर पैसा भी आना शुरू हो गया, और फिर और ज़्यादा मेहनत की तो इज़्ज़त को भी अपने पास मैं ले आई। क्योंकि इज़्ज़त, दौलत और पैसा, तीनों चीज़ों को इकट्ठे साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कई पैसे वाले हैं उनके पास इज़्ज़त नहीं है, कई इज़्ज़त वाले हैं उनके पास पैसा नहीं है। तो इतने छोटे से जहन में ये सारी बातें अक्लमंदी की कहाँ से आई थी? मैंने हमेशा सोचा है, अक्लमंद लोगों की सोबत में बैठते हैं। हाँ, और आप अपने आप को जब हमेशा ये तसव्वुर करते हैं कि मैं तिफ़ले मकतब हूँ, मैं बहुत जाहिल हूँ, और जितना भी आप इल्म हासिल करते हैं उतना ही आपको अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता है। तो मुझे शुरू से ही जुस्तजू थी कि मैं इल्म हासिल करूँ। और इल्म आप कैसे हासिल करते हैं? बहुत सारे इल्म आप किताबों के ज़रिए हासिल करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इल्म आप लोगों की ज़िंदगियों को देखकर, अच्छे लोगों की सोबत में बैठकर, अच्छी बातों को सुनकर भी आपको इल्म मिलता है। और आप यकीन करें, कभी कभी आप जाहिल से भी इल्म हासिल करते हैं। जब आप जाहिल से बात करते हैं या जाहिल की सोबत में बैठते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि किस वजह से ये जाहिल है, तो मुझे वो वजह इख्तियार नहीं करनी। तो ये भी एक इल्म है। बचपन में भी ऐसी थी? मैं बचपन में शरारती नहीं थी, मैं कमगो थी, मगर पढ़ने का शौक़ था शुरू से मुझे पढ़े लिखे लोग अच्छे लगते थे। आहिस्ता आवाज़ में बात करने वाले, शाइस्ता अंदाज से गुफ्तगू करने वाले, वो लोग हमेशा मुझे अच्छे लगते थे। लोग हमेशा ज़ाहिरी खूबसूरती देखते हैं, मैं अल्फाज की खूबसूरती भी देखती थी। तो शायद ये मेरी फितरत में था बचपन से ही। इसीलिए बड़े होकर भी शौहर का इंतखाब भी ऐसा हुआ कि जो पढ़ा लिखा भी हो, खुश शक्ल भी हो, लेकिन खुश गुफ्तार भी हो। अब्बा मेरे बहुत अच्छी गुफ्तगू के माहिर, बहुत प्यारा बोलते हैं, और सच बताऊं तो मेरे मेंटोर भी हैं। अब्बा से मैंने बहुत कुछ सीखा। माँ तरबियत करती है। लाहौर में पैदा हुए थे? मैं लाहौर में पैदा हुई, मगर मुल्तान कॉन्वेंट से। तो सबसे छोटे हो या नहीं, बीच में हो? सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, सबसे बड़े हो। सबसे ज़्यादा योक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे शोल्डर्स पे थी। सबसे बड़ी बेटी। और बहुत छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। आ गई। बट और भाई सबसे छोटा है? भाई सबसे छोटा। तो आप हो, फिर 2 बहनें हैं? 3 बहनें। अच्छा, तीन बहनें, हम 4 बहनें हैं। तो जो मेरी बेटी बनी
शान का चाइल्डहुड जो वो बनी, सबसे छोटी सनिया, वो सबसे छोटी सबसे थी। छोटी, अच्छा। जो माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ है। हाँ, क्योंकि आपकी बहन मेरी बेटी भी बनी हुई है। और एक बहन आपके पास आई थी थीसिस मुकम्मल करने, जब वो हाँ। मास्टर्स कर रही थी सोशियोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मैं मेंशन करना चाहूँगी और आपका थैंक यू कहना चाहूँगी अरे नहीं। कि आप उस वक्त इतनी बिजी थी, इतनी मसरूफ़ थी। और मैंने कहा कि वो उसके किनेट कॉलेज में पढ़ रही है तो उसको थीसिस मिला है शोबिस के ऊपर। तो आपने और बहुत सारी प्यारी शख्सियात ने जब टाइम दिया, नदीम साहब ने, ज़िले हुमा साहिबा ने, और भी 2-3 और बड़े बड़े नाम, ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा ने, तो वो फिर उसका थीसिस मुकम्मल हुआ। फिर वो MBA उसने किया बैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। नो, आई एम तो वेरी प्राउड माशाल्लाह ऑफ अब मैं। शी इज़ द यंगेस्ट वाइस हाँ। प्रेसिडेंट इन एन इंटरनेशनल बैंक। ओह लवली, ये जब देखती हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है तुम पर कि तुमने अपने बहन भाइयों को इतना अच्छा पढ़ाया, खूब वो मेहनत कमी थी की ना और उनको समीना लगा आपा, दिया ना, एक कहते समीना आपा, रोशन सितारा बना दिया। पढ़ने का शौक़ था। हाँ। मगर मैं अपने से भी ज़्यादा उन बहनों को क्रेडिट देती हूँ और अपने भाई को भी कि मेरे ख्वाब को पाया तकमील तक उन्होंने पहुँचाया। मैंने मेहनत की, मैं चाहती थी कि वो किसी मकाम तक पहुँचे और तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम मेरा जुनून था, मेरा है और मेरा रहेगा। एंड सीकिंग ऑफ नॉलेज इज स्टिल माई पैशन, आज तक और कब्र तक रहेगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है। स्कूल का पहला दिन याद है? पहला दिन तो मुझे नहीं याद, मगर ये याद है कि कॉन्वेंट में आपको कौन पता कौन है गया था छोड़ने स्कूल? मिस बिलुमोरिया हमारी उस वक्त की प्रिंसिपल होती थी। और मुझे याद है कि हमारे कॉन्वेंट में बहुत सख्ती होती थी। आप मेकअप नहीं कर सकते थे, आप किसी तरह का भी ऐसा ऑड फैशन नहीं कर सकते थे जो स्कूल के पैरामीटर के अगेंस्ट था या क्रॉस द लाइन था। मुझे याद है कि मैं सिंड्रेला बनी थी। एक स्किट था मेरी क्लास में, मैं क्लास 4th में थी उस वक्त। तो मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सारी टीचर्स ने और हमारी प्रिंसिपल ने मुझे बहुत शाबाश दी और मुझे शील्ड भी दी उस वक्त। तो वो आई विश कि वो पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। फिर आगे गई तो मुझे याद है कि जब मैं क्लास 9th में थी और हमने मैट्रिक की जो हमारी जितनी भी हमारी सीनियर्स थी उनको हमने फेयरवेल पार्टी दी, तो उसमें मैंने पैरोडी की थी सलमा आगा साहिबा की, अल्लन फ़कीर की और मदाम नूरजहाँ की। तो वो पिक्चर्स मेरे पास हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ और आप ज़रूर अपने प्रोग्राम में अगर दिखाना चाहें तो दिखाइएगा। तो बहुत अरसे के बाद अपने स्कूल फ्रेंड से भी मेरी मुलाकात हुई, थैंक्स टू फेसबुक, उसकी वजह से। तो वो मुझे दिन आज तक याद है। फिर मुझे याद है कि जब क्लास 4th में मैंने कुछ अच्छे मार्क्स नहीं लिए थे फर्स्ट टर्म में, तो मैं बड़े मान से कहती थी कि अब्बा सबको डांटते हैं, अब्बा ने मुझे कभी नहीं डांटा। तो मेरा सोशल स्टडी का पेपर अच्छा नहीं हुआ था और इंग्लिश ग्रामर का अच्छा नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत डांट पिटी थी। और फिर वो मेरे लिए मेरा दिल टूट गया कि मैं तो एक चैलेंज करती थी सारी बहनों को कि अब्बा ने मुझे कभी नहीं डांटा, तो मुझे वो जो डांट पिटी, तो मैंने कहा कि नहीं, बस आगे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से अब्बा को मुझे दोबारा डांटना पड़े। फिर मैंने इतनी मेहनत की, मैं कुरान पाक में भी अच्छी थी, पढ़ने का शौक़ था, फिर मैं पढ़ाई में भी अच्छी होती गई। फिर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो नहीं ली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हमारी क्लास में हमेशा 6 से लेकर मैट्रिक तक जो पोजीशंस आती रही, 9 तक, क्योंकि उसके बाद तो आप बोर्ड के पेपर्स देते हैं। आयशा अहमद हमेशा फर्स्ट सेकंड आती थी, और बट मेरा 4th या 5th नंबर आता था। तमसीला और शबाना आज़मी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर, सबीन आसिफ ये हमेशा बराजमान रहती थी। बट मैं 42 स्टूडेंट्स की मौजूदगी में मैं अंडर 10 ही रहती थी। मतलब मेरा फर्स्ट से लेकर फर्स्ट डिवीज़न से 10 डिवीज़न तक मेरा इसके बीच में कई नंबर आता था, तो मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। शरारत करती थी? क्लास 5th तक तो मैं इतनी शरारती नहीं थी, बहुत खामोश तबा। अम्मी अगर कहीं बिठा जाती थी या अपनी तारीफ़ नहीं करे, क्योंकि मेरी बाकी बहनें शरारती थी, अम्मी ने अगर मुझे बिठा दिया है कि बेटा यहाँ से उठकर नहीं जाना, अम्मी भूल गई, अम्मी बाज़ार चली गई, अम्मी वापस आ गई और जहाँ बिठा कर गई थी मैं वहीं बैठी रही। मतलब मैं एक अच्छी सादतमंद बेटी बचपन से ही थी, ओबीडियंट जिसको कहते हैं ना। बाकी बहनें शरारत करती थीं, अम्मी को बहुत टफ टाइम देती थी, बट मैंने बचपन से ही अम्मी को कभी तंग नहीं किया, ना अम्मी को ना बाबा को, दोनों में से किसी को मैंने कभी तंग नहीं। गुड़िया खेली? बहुत खेली।
गुड़िया खेलने का बहुत शौक़ था। ना सिर्फ गुड़िया खेली बल्कि कागज़ की गुड़िया बनाती भी थी। मैं उसकी शक्ल बनाकर फिर वो जो परांदा होता था उसको काट कर उसके बाल स्टिच करती थी, फिर उसके यूं करके बाजू बनाकर फिर कागज़ के ही कपड़े उसके बनाती थी, उसके ऊपर सितारे और मोतियों का काम भी करती थी। फिर मैं बिजनेस वुमेन के तौर पर उसको सेल करती थी। ओह हाउ नाइस, ये सारे बच्चे करते हैं ना। मैं अपने जितने भी हाँ मेरे कज़न्स थे, मुझे याद है कि मैं उनको और अपनी बहनों को फिर 5 रुपए में, 6 रुपए में, 4 रुपए में वो मैं उनको वो कपड़े गुड़िया के बेचती थी। तो कभी सोचा नहीं फैशन डिज़ाइनर बनने का? नहीं, कभी भी नहीं। दिल करता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हाँ क्योंकि कभी मैं कुछ लोगों को बहुत ऑड किस्म का फ़ैशन करते देखूँ तो अफ़सोस भी होता है। और फिर चूँकि इतने डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है और जो मेरे फेवरेट डिज़ाइनर्स हैं कुछ जैसे HSY, हसन शेरियार यासीन, मुनीब नवाज़, आसिया साइल, नीलोफ़र शाहिद, ये वो बड़े बड़े नाम हैं कि जिनके साथ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है, जो आपकी ग्रूमिंग करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए। मगर हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम भी है कि जो ट्रेंड चलता है सब लोग उसको फॉलो करते हैं, इस चीज़ से, इस सोच से बालातर होकर कि वो फैशन, वो कलर, वो स्टाइल उनको सूट करेगा या नहीं करेगा। बट थैंक गॉड कि इतने प्यारे प्यारे नामों से मेरी वाबस्तगी बड़ी स्ट्रॉन्ग है कपड़ों के हवाले से। तो देखें मुस्तकबिल में अगर कुछ किया, मैं इन जैसी डिज़ाइनर तो नहीं बन सकती, लेकिन यह है कि कुछ डिफरेंट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एक अच्छा है दिमाग में ख्याल माइंड है। में, बट बहुत बड़े स्केल पर नहीं, अच्छा बहुत छोटे स्केल पर, अच्छा जब वो बट डिफरेंट हो। अच्छा वो नन्ही रीमा जब वो गुड़िया बनाती थी और उसकी चुटिया और उस पर टांगती थी सितारे और बर्ड्स, तो उस वक्त क्या ख्वाब देखती थी कि क्या करेगी बड़ी होकर? मैंने ख्वाब बहुत देखे मगर मैं ख्वाबों में ज़िंदा नहीं रही समीना आपा। आई एम एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल पर्सन। मैं हकीकत को मुझे हज़म करना भी आता है और हकीकत को फेस करना भी बचपन से। बहुत कामयाबियाँ भी देखी, नाकामियाँ भी देखी, हर्डल्स भी देखे। जब बाबा की जॉब चली गई बहुत मुश्किल वक्त भी देखा। उससे पहले बाबा इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो एक अच्छी इनकम भी थी और बहुत मिलना जुलना भी था। फिर जब आपकी नौकरी जाती है तो बहुत से लोग आंखें फेर लेते हैं। बाहर के तो छोड़ें, अपने रिश्तेदार भी आपसे नज़रें नहीं मिलाते जब आपका मुश्किल वक्त हो। बट मेरे बाबा एक जर्नैल के बेटे, तो ज़ाहिर है बड़े हिम्मत हौसले वाले, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने लॉ प्रैक्टिस की और एक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लॉयर हैं। तो अब्बा से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, ख्वाबों को मैंने अपने अंदर ज़िंदा रखा। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, इट वॉज प्योरली एक्सीडेंटल दैट आई लैंडेड इन दिस फील्ड, बट आई फील प्राउड कि मैं इस मीडियम में आई, क्योंकि शोभा कोई बुरा नहीं होता, इंडस्ट्री कोई बुरी नहीं होती। आपका अपना अमल और काम दूसरों के जहनों में उसका अच्छा या बुरा तासुर डालता है। वो कोई भी मीडियम उठा लें, वो पॉलिटिक्स उठा लें, वो डॉक्टर्स का इतना रिस्पेक्टेबल शोभा है उसको उठा लीजिए, असातिज़ा का इतना रिस्पेक्टेबल शोभा है उसमें से देख लें, कोई गलती करता है उसका ये मतलब नहीं कि वो शोभा गलत है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें आप लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से आप लोगों में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करते हैं, उनको एंटरटेन भी करते हैं, वो गलत कैसे हो सकता? तो डर नहीं लगा था जब पहले दिन आई थी सेट पर? बहुत डरी, बिकॉज ऑडिशन जब दिया था, जावेद फाजिल साहब की बहन की बेटी मेरे साथ पढ़ती थी और उस वजह से मेरा वो कनेक्शन हुआ। तो मैंने जब उसको कहा कि भाई मुझे शौक़ है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, हालांकि मैं टीचर बनना चाहती थी, मगर मुझे था कि दुनिया में अगर आए हैं तो वही लोग याद रह जाते हैं जिनका कोई नाम होता है या कोई अच्छा काम करते हैं, और अच्छे काम के बलबूते पर वो दुनिया में एक मकाम और पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। वैसे तो हिटलर ने भी नाम पैदा किया था, भाई आपके अपने ऊपर है कि आप अच्छे वे में अपना नाम बनाना चाहते हैं या नेगेटिव वे में या बुरे वे में। तो मैंने जब ऑडिशन दिया, मेरे ऑडिशन के वक्त ज़बरदस्त कंपटीशन था, बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड लड़कियां थीं और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। मदिया शाह थी, उससे पहले वो राजा फिल्म कर चुकी थी इकबाल कश्मीरी साहब की, तो उनको एक्सपीरियंस भी था, और जावेद फाजिल साहब जैसे सख्त डायरेक्टर ऑडिशन ले रहे थे। सेट पर नीलो आंटी थी
रियाज भट्ट साहब थे जो कैमरामैन थे, इसके अलावा शेफ शिराजी साहब हमारे कोरियोग्राफर। तो ऐसा माहौल था कि मदिया शाह, फिर साहिबा, उनके पीछे निशो जी का नाम था, फिर सीमी जैदी, उनके पीछे तानी जी का नाम था, फिर एक नताशा, तो और भी काफ़ी लड़कियां थीं। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेंट में आईब्रोज़ नहीं बनवाते थे, आप प्लकिंग नहीं कर सकते थे। तो मेरी आईब्रोज़, चूँकि मैं पर्शियन फैमिली से, तो बहुत मोटी मोटी आईब्रोज़ थी, जिन जैसी आईब्रोज थी, बड़े बट वो बड़े। अच्छी थी। अब बहुत ज़्यादा कदर होती है, हाँ। मगर उस वक्त बहुत हाँ। ऑड फील होता था कि इतनी मोटी मोटी आईब्रोज़। वो मुझे वक्त कभी नहीं भूलता कि जब मेरी आईब्रोज़ उन्होंने कहा कि जी हमें थोड़ी ट्रिम करनी पड़ेगी। हाँ। तो मुझे याद है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे उस वक्त स्टूडियो के कैमरामैन थे जावेद राना साहब, तो उन्होंने ब्लेड से मेरी आईब्रोज़ ट्रिम की कि बेटा आपकी पलकें भी लंबी हैं और बहुत बड़ी बड़ी आँखें नहीं हैं, तो आपकी आईब्रोज़ की वजह से आपकी आँखें दब रही हैं, तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए हमें आपकी आईब्रो को शेप देनी है। ये वो वाक़यात हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। जो भी आर्टिस्ट किसी भी फील्ड से जब अपनी मेहनत अपनी फील्ड के अंदर काम करके किसी मकाम तक पहुंचता है, तो इनिशियल जिन चीज़ों से गुज़रता है वो ना उसको कभी भूलना चाहिए और उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो आप यकीन कीजिए कि जब आईब्रोज़ बनी थी तो मेरे टप टप आंसू गिर रहे थे। क्योंकि तुमने सोचा होगा बस स्कूल में क्या बोलूंगी, मेरा क्या बनेगा। हाँ। टीचर्स के फेसेस मेरी आंखों के सामने थे कि अब असेंबली से मुझे बाहर निकाला जाएगा, मुझे डांट पिटेगी और मेरे पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा, मेरी बहुत क्लास होगी। और अब्बा को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ऑडिशन देने गई हूँ। ये मेरी फ्रेंड को, इशरत आंटी को, जो जावेद फाल साहब की मिसेस थी, उनको पता था, उनके असिस्टेंट ज़फ़र शरीफ साहब को पता था और मेरी अम्मी को पता था, और किसी को नहीं पता था कि मैं ऑडिशन देने गई। कट इट शॉर्ट, ऑडिशन हो गया और मैं बड़े भारी दिल से वापस आई, क्योंकि सब ने बड़े प्यारे प्यारे ग्लैमरस कपड़े पहने हुए थे, स्कर्ट्स भी, जीन्स भी, उनमें उनका ऑडिशन हुआ। मैंने, मुझे याद है कि पैरेट ग्रीन पेशवास थी, लंबी सी, और चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था। और मुझे याद है कि मेरे बाल, मेरा जो प्लस पॉइंट था, मेरी स्किन बहुत सुर्ख सफ़ेद थी और बाल मेरे, अब तो हम लोगों ने हाइलाइट्स कर करके सोचे कि अब अगर ये बालों का ये आलम है तो उस वक्त क्या आलम होगा जब कुछ भी नहीं किया था बालों के साथ। तो मेरे बाल इतने लंबे थे और वन लेंथ थे, कोई कट नहीं था, वन लेंथ बाल थे। तो सिर्फ, मगर मैंने सोचा कि मेरे बाल और मेरी स्किन कोई मुझे फेवर नहीं देंगे, क्योंकि मदिया शाह की आंखें इतनी खूबसूरत, साहिबा की शक्ल इतनी खूबसूरत, सीमी इतनी टैलेंटेड, नताशा का कद इतना खूबसूरत, मेरे तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। बट आउट ऑफ ब्लू मून मुझे जावेद फाल साहब की कॉल आ गई। इस्लाम भट्ट साहब प्रोड्यूसर थे, अब उनकी फैमिली के साथ बहुत फैमिली टर्म्स हैं, आज तक है माशाल्लाह, कि जी आपको जावेद फाज़ल साहब ने बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और वो जो 10,000 उस वक्त मिला था, वो 10,000, 10 लाख के बराबर था। क्या किया था उसका? क्या नहीं किया था उसका। देखिए, जब अब्बा जॉब पर ना हो, अब्बा ने तो नहीं कहा, बट एक बड़ी बेटी की हैसियत से, ठीक है मुझे शौक भी था पॉपुलर होने का, मगर जैसे कि मैंने कहा कि योक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे अपने शोल्डर्स पर महसूस हो रहा, क्योंकि कई दफ़ा असेंबली से फ़ीस ना देने की वजह से निकाल दिया जाता था, तो बहुत इंसल्ट फील होती थी, बहुत शर्मिंदगी होती थी। और फिर फेडेड यूनिफॉर्म पहन कर जा रहे थे, सब लड़कियां नया यूनिफॉर्म पहन कर आती थी, एक ही यूनिफॉर्म को धो कर उसका कलर फेड हो गया था, तो अफसोस होता था, मगर माँ से नहीं कहती थी कि अम्मी को कहूँगी या अब्बा से कहूँगी, तो वो पैसे जो छोटी बहन के दूध के लिए रखे हुए हैं या छोटी बहनों के कपड़ों के लिए, तो वो मेरे पास इस्तेमाल हो जाए घर के राशन के लिए, तो वो मैं या अब्बा ने अपने ऑफिस का किराया देना है, तो वो मैंने सोचा कि मैंने कहना ही नहीं। और ये सारी बातें कानों में पड़ती है ना बच्चों की, वो सुन रहे होते। मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी बचपन से, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बेटी हूँ मगर मैं अब्बा का बेटा हूँ, मुझे लगता था, और मैंने साबित भी करने की कोशिश की। मैंने उनको और अपनी मम्मा को कोई तकलीफ़ नहीं दी, और आज के बच्चों को भी मैं इस, तो मेरा इंटरव्यू जो भी देखें, मैं यही कहूँगी कि अपनी ख्वाहिशात को जब आप दबा देते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ख्वाबों में ज़िंदा रही, ख्वाबों को अपने अंदर ज़िंदा रखा मगर ख्वाबों में ज़िंदा नहीं रही, तो मैंने अपनी कई ख्वाहिशात दबा दी, तो वो दबती गई दिल के अंदर, लेकिन मकसद बहुत बड़ा था, माँ बाप के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना,
अगर घर में चिकन बना है और मैंने देख लिया कि हाफ चिकन है, मेरी 3 छोटी बहनें, एक भाई है, तो मैंने सिर्फ मसाले के साथ रोटी खानी है, मैंने चिकन के किसी पीस को नहीं खाना कि वो मेरी तीनों बहनें और मेरा भाई खा लें। तो ये आप जब आप 9, 10, 11 साल की एज के हों तो ये बड़ी एक जिम्मेदारी उसी वक्त से आप महसूस करें, तो यहाँ पर अल्लाह का करम होता है। तो शायद अल्लाह का मुझ पे करम था, तभी 15-16 साल की एज में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी बुलंदी से, और बुलंदी से फिर मेहनत करती गई, इतनी बड़ी बड़ी कदावर एक्ट्रेसेस की मौजूदगी में, आप जैसे लोगों की मौजूदगी में, आपका, नदीम साहब का, अफजाल अंकल का प्यार, और मेरे ख्याल में ये मेरी और शान की खुशबख्ती कि इतने खूबसूरत, इतने टैलेंटेड लोगों के साथ हमारा आगाज़ हुआ, और आपकी सोबत से जो कुछ सीखने का मौका मिला और आप लोगों ने जिस तरह से हमें गाइड किया, आई थिंक वही वजह है कि शान और मैं आज भी लोगों के दिलों में एक ख़ास मकाम रखते हैं और लोग हमें प्यार करते हैं, क्योंकि हमने आई थिंक मैंने और शान ने आप लोगों के फुटस्टेप्स पर चलने की कोशिश की। अपने काम से ईमानदारी करो, अपने काम को दिल की गहराइयों से करो, इबादत समझ के करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों की भी इज़्ज़त करो, और किसी भी टेक्नीशियन के साथ बदतमीज़ी मत करो। बस यही असूल अपनाए जो आज तक लोग प्यार करते हैं, और आज भी हमें काम मांगने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, काम खुद आ जाता है घर पे, क्योंकि जब आप काम के साथ इंसाफ करेंगे तो आपको काम मांगना नहीं पड़ेगा। तो बस समीना पर यही ज़िंदगी बात से बात निकलती जा रही है। तो बस यही कि अच्छी चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है। तो मैंने बचपन से ही अपनी ज़ात की नफ़ी की, फिर थोड़ा आगे गई तो फिर कामयाबियाँ मिली, फिर बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, मगर वो जो मेरा अपना ख्वाब था। हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ, ये जो अपने ख्वाब थे जो तुमने समेट लिए थे, हाँ, और उनको क्या किसी डायरी में लिखा था या दिल की डायरी में? दिल की डायरी में, दिल के हाँ, दिल तो के कितने थे अंदर ये कितने ख्वाब थे जो लिखे बहुत थे? सारे, अनगिनत, बहुत अनगिनत। फिर वो गिरहें खोली आहिस्ता आहिस्ता? बिल्कुल खोली। और फिर सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो यही था कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी, बहनों को अच्छी तालीम दिलवानी, और उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरे ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया, उन्होंने अच्छी फिर दूसरा ख्वाब ये था कि मेरे अब्बा को जो अफसोस था कि मैं शोबिज़ में आ गई, तो मैंने उस चीज़ को गलत साबित करना है अपनी मेहनत से, अपने किरदार से। और अब्बा ने जब मेरा माथा चूमकर ये कहा था कि मुझे अपनी बेटी पर और उसके काम पर फ़ख्र है, तो मेरे लिए ये मेरा वो ख्वाब तकमील तक पहुंचा कि मैंने वो इज़्ज़त जो खो दी थी अपने अब्बा की नज़र में कि आप शोबिज़ में क्यों गई। और आपको अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ कि आज से आप 20 साल पीछे जाएंगे, 25 साल पीछे जाएं, तो उस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करना बहुत मायूब समझा जाता था, मुश्किल भी था मगर मायूब भी समझा जाता था कि हमारी फैमिली की लड़की बड़ी स्क्रीन पर जाकर गाने पिक्चराइज करवाएगी, रोमांटिक सीन्स करेगी, तो वो बड़ा ऑड समझा जाता था। मगर आप लोगों को देखकर हमें हौसला मिला, और फिर आज मुझे खुशी है कि हमें देखकर इतने लोगों को हौसला मिला कि वही बात कि काम या फील्ड बुरी नहीं होती, आपका तरीक़ाकार। लेकिन मैं एक कन्फेस करना चाहूँगी कि देखें, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी शोबिज़ में नहीं था। खुद ही मैं अपनी टीचर थी, खुद ही मैं स्टूडेंट थी, अच्छा बुरा काम दोनों किए। मगर खुशी इस बात की है, कन्फेस जो मैं करना चाहती हूँ कि गलत काम भी कुछ किया, गलत इन दिस सेंस जो मैं समझती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मैं अपने आप को डिफेंड कैसे करती हूँ कि जब तक गलत ना करती सही का अंदाज़ा कैसे होता। मगर खुशबख्ती ये कि जब समझ आ गई कि ये गलत है और ये सही है, फिर गलत का इंतखाब नहीं, वो करना पड़ता है। वो इंडस्ट्री इस तरह की है कि आप हर तरह का काम मिलेगा आपको, और फिर एक रेस होती है, जिसके पास जितना काम वो उतना ही पॉपुलर है। बिल्कुल। तो उसमें आपको फिर क्वालिटी ऑफ वर्क को आप तवज्जो नहीं देते, आप क्वांटिटी की तरफ तवज्जो देते हैं। वो एक फेज़ होती है, वो करनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कुछ लोग उस फेज़ से नहीं निकल पाते क्योंकि उनको पैसा मिल रहा होता है। जब आपको पता हो कि पैसा भी आ रहा है, तो क्वांटिटी से क्वालिटी पे कब आई? वो कब एहसास हुआ कि ये किधर जा रही हूँ मैं? जब मुझे मेरी एक पंजाबी फिल्म थी गुंडा टैक्स, उसका मुझे एस.एम. ज़फ़र साहब का ग्रेजुएट अवार्ड था। मुझे जब ग्रेजुएट अवार्ड मिला,
फिल्म के अंदर वही पंजाबी फिल्मों का दौर आ गया था चूड़ियाँ के बाद। हालांकि मेरी निकाह सुपर हिट हुई और उसी 98 में ही निकाह हिट हुई, 98 में ही चूड़ियाँ हिट हुई और 99 में निक्की जई हाँ, जो मेरी और साइमा जी की इकट्ठी फिल्म थी। मगर उसके बाद क्या हुआ कि बदकिस्मती से मेरी 2-3 बड़ी फिल्में, जिनमें एक पागल सी लड़की, नखरा गोरीदा और लौंग द लश्कारा, वो तीनों फ्लॉप हो गई। और कुछ बड़े ऑड किस्म की फिल्म्स आप कह लें कि जिसमें हीरोइन का किरदार बड़ा सानवी सा था, वो हिट हो गई। वो जो हिट हुई तो फिर मुझे कहा गया कि जी बस अब तो ये मेल ओरिएंटेड फिल्म्स बनेंगी, तो बाप ने 4 गाने या 2 गाने 5 सीन और बाकी सारा वही गंदा सा कल्चर और वो बदमाशी टाइप फिल्में, उसी टाइप का एक टॉपिक है और अब तमाम कैरेक्टर्स उसी के अंदर रहेंगे। की भी कुछ फिल्में की, मगर वही बात कि जब मेरी बहन ने ईद पर जाकर मेरी ये फिल्म देखी तो वापस आकर उसने रोकर यही कहा, हालांकि फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, ग्रेजुएट अवार्ड मिला था और लोग भी कर रहे थे, ये तो काम है। मगर मेरी बहन ने कहा कि आपने मैडम शमी मारा के साथ काम किया, आपने हसनैन साहब के साथ काम किया, आपने हसन अस्करी साहब के साथ काम किया, आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ काम किया, आपने हसनैन साहब के साथ काम किया, आपने मदाम संगीता साहिबा के साथ काम किया, इन लोगों के साथ, जावेद फाजल साहब के साथ और भी बहुत सारे बड़े नाम, मसूद भट्ट साहब, शाहिद राना साहब, तो इकबाल कश्मीरी साहब, इन लोगों के साथ काम करके अब आप ऐसी फिल्में करेंगे या इस तरह के सब्जेक्ट्स करेंगे जिसमें आपका कोई किरदार नहीं, तो हमें अफसोस हो रहा है। फिर कुछ गानों की वर्डिंग भी ऐसी, वो एक नया ट्रेंड आ गया था। बस फिर वही के सही गलत की तमीज़ आ गई थी और छोटी बहनों ने एहसास दिलाया। कुछ अच्छे दोस्त जो आपसे मुखलिस होते हैं वो आपको सही गलत की तमीज़ देते हैं। उन्होंने जब मुझे कहा तो फिर मैंने जितने एडवांसेस थे पंजाबी फिल्म्स के या जिनमें मेरा सानवी किरदार था या हीरोइन का किरदार ही सानवी था उन दिनों में, वो फिर मैंने सब वापस कर दी। 2001 में मैंने लास्ट फिल्म की थी आसिफ अली पोता साहब की। उसके बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई फिल्म नहीं की। फिर मैंने अपनी 2 फिल्में बनाई थी, कोई तुझसा कहाँ और लब में गुम, खुद ही प्रोड्यूस की, खुद ही डायरेक्ट की, उसके बाद डायरेक्ट भी किया, मगर मैंने बाहर की कोई फिल्म नहीं की। फिर मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मैं टेलीविज़न की तरफ आ गई एज एन एंकर। फिर मैंने कॉन्सर्ट्स किए पूरी दुनिया के अंदर, हॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी मुलाकात हुई और बॉलीवुड स्टार्स के साथ मैंने टूर्स किए। फिर अपने जो हमारे सिंगिंग के अंदर, मौसीकी के अंदर बहुत बड़े नाम, हदीका, इब्रार, फ़ाखिर, अली ज़फ़र, जवाद अहमद और बहुत सारे नाम, तो उनके साथ फिर हमने वेम्बले अरीना में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए। फिर मैंने अपने आप को इधर कर लिया। तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों ने तनकीद भी की, ये क्या कर रही है, अब इसके पास काम नहीं है। मगर फिर मैंने, वो मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि थी तो मैं आर्टिस्ट। आपको सेटिस्फैक्शन तो तभी मिलती है जब आप बड़ी स्क्रीन पर कोई अपना काम करते हैं। स्क्रीन बड़ी हो छोटी हो, काम अच्छा होना चाहिए। तो फिर मैंने टेलीविज़न पर एक ड्रामा भी किया था, याद तो आएंगे, 2003 में हुमायूं सईद के साथ, और उसके राइटर भी थे खलीलुर रहमान कमर। तो वो बस एक ड्रामा किया, बट बहुत मुश्किल काम था, एक सीन को बार बार करना, प्लस बहुत लंबा खिंचता है ना? बहुत खिंचता है। तो हमें वो था कि इमोशंस के साथ बड़ी स्क्रीन पर 1 टेक 1 शॉट की, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स होती थी। तो बस ये मुख्तलिफ मीडियम्स में फिर तबाह आजमाई की, अपने आप को मोल्ड करती गई। तभी तो मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि अरूज को सवाल है, मैं नहीं मानती। अगर आप एक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो रीइन्वेंट कैसे किया अपने आप को? किस तरह सोचा कि अब मैं एक नई रीमा भी रीमा? तभी से 2001 से जब बहनों ने बोला, तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री से मुझे पैसा भी मिलता था, नाम भी मिलता था और शोहरत भी, तो मैं क्या करती? एडवांसेस मैंने वापस कर दिए, बहुत चैलेंज था। तो डांस सीखा? देखिए डांस तो बुलंदी के वक्त से, मुझसे बड़े लोग सवाल करते हैं कि माधुरी दीक्षित और आपका लाइफस्टाइल बड़ा मिलता है, जबकि मैं कहती हूँ कि माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी दोनों बहुत बड़ी बॉलीवुड की स्टार्स, उनका बहुत अहम रोल है मेरी ज़िंदगी में। मेरी पहली फिल्म का ऑडिशन माधुरी जी के गाने पर हुआ था, 1 2 3, और जो बुलंदी में क्लासिकल डांस पिक्चराइज हुआ था वो श्रीदेवी के फिल्म चांदनी थी, उसको देखकर तो मुझे अशरफ शिराजी साहब ने जितनी मेहनत की डांस सिखाने में, फिर मैंने शागिर्दी इख्तियार की खानू सम्राट की,
उनसे मैंने क्लासिकल सीखने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बिजी हो गए और मैं ना सीख सकी, जबकि मुझे अभी भी सीखने का बहुत शौक। तो कभी दिल नहीं करता कि कथक सीखो? बहुत दिल किया, मगर फिर एक ज़िंदगी इतनी हाँ। तेज़ी के साथ आगे बढ़ती गई और अपने आप को मुख्तलिफ मीडियम्स में मैंने अपनी किस्मत आजमाती गई, तो बस फिर टाइम नहीं मिला। तो अब है ख्याल कि कथक सीखना चाहिए या पढ़ाई की तरफ जाना अब चाहते पढ़ाई हो? के सच बात है कि अब हाँ। पढ़ाई ज़्यादा पैशन है मेरा, मगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो यकीनन मैं क्लासेस लूँगी कथक की भी। हम देखते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं कथक के अंदर। और देखिए, डांस आज़ा की शायरी है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपने उन डांस डायरेक्टर्स से बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला है। कि मेरी खुशबख्ती जो एक सेकंड का भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे मैंने अपने अदब से जब भी मौका मिला उनसे कुछ ना कुछ सीखती रही। आप अपने डांस के अंदर ये ग्रेस लेकर आए तो वो भी लोगों को सारी ज़िंदगी याद रह जाता है। अब डिपेंड करता है कि देखिए, बैठने का भी तरीका होता है, इसी तरह डांस का भी तरीका होता है, गुफ्तगू का भी तरीका होता है। वो कहते हैं ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा एक कौल है कि इंसान एक दुकान है, उसकी ज़ुबान एक ताला। ताला खुलने के बाद पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। तो आपकी गुफ्तगू से भी कभी पता चलता है कि आप कैसी पर्सनालिटी के मालिक हैं। कुछ लोग खामोश बैठे बड़े अच्छे लगते हैं, जब गुफ्तगू करते हैं तो आप कहते हैं वो जैसे यू फ़ोन का एक इश्तिहार था। नहीं। इसी तरह डांस भी अगर आप एक ग्रेस के साथ करें तो बहुत अपना एक तासुर छोड़ता है, लेकिन आप उसी में थोड़ी बेहूदगी शामिल करते हैं तो वो फिर मायूब हो जाता है और आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस भी बन जाता है। बट हमें तो हर तरह का फिल्मों में देखे करना पड़ा। अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी हैं? किताबें पढ़ती हो? किताबें भी पढ़ी, लोगों को ज़्यादा पढ़ा, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो कहते हैं ना कि अल्फाज के दांत नहीं होते, लेकिन ये बुरी तरह काट लेते हैं। तो कुछ लोगों ने अपने लफ्ज़ों से काटा भी, मगर मैंने कोशिश की कि मैं ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करूं जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। क्योंकि देखें ना कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये तो नहीं कि आप कितने खुश हैं। ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है दूसरे आपसे कितने खुश हैं। और सही मानों में ज़िंदगी तो वही है जो आप दूसरों के लिए जीते हैं। और मुझे तो बचपन से इसकी तरबियत थी। तो अपने आप से कब मिलती हो? अपने आप से रोज़ मिलती हूँ। जब अपने रब से मिलती हूँ 5 वक्त, तब अपने आप को अपनी अदालत में खड़ा कर लेती हूँ। देखिए, दुनिया की हर जंग हम जीत सकते हैं। जो जंग अपने आप से होती है ना, उस जंग को जीतना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। रोज़ रात सोने से पहले करती हो अपना मुहासबा करती हूँ। आज क्या अच्छा काम किया, आज क्या गलत किया, आज कौन सा ऐसा जुमला बोला जिसने किसी की दिल आज़ारी की, या आज कौन सी ऐसी बात की जो किसी को खुश कर गई, जो किसी की इस्लाह कर गई। मैं कभी किसी जगह पर इंटरव्यू भी देने जाती हूँ या मैं बात करती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरी बात से कोई ना कोई कुछ सीखे, कोई अच्छा मुस्बत असर उसकी पर्सनालिटी पर पड़ जाए। तो जो मैंने दूसरों की अच्छी बातें सुनकर उनसे बहुत कुछ सीखा और अपनी पर्सनालिटी पर उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आज मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मगर तालीम याफ्ता हूँ। मेरे पास डिग्रीज़ नहीं हैं, मगर मुझे इतना पता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त कैसे करवानी है और दूसरे की इज़्ज़त कैसे करनी है। और ये भी हकीकत है कि जिसके पास इज़्ज़त हो उसी को अंदाज़ा होता है कि दूसरे को इज़्ज़त कैसे देनी। कभी दिल दुखा है? बहुत दफ़ा। तो क्या करती हो फिर? बहुत दफ़ा बुग़्ज़ रखती हो या माफ़ कर देती हो? शुरू में चूँकि पठान खून, गज़लबाश खून है, गुस्सा तो आता था। और गज़लबाश आपको पता है कि बड़ा वॉरियर टाइप ये एक कबीला था जो मेरी फैमिली का है, जो मेरा खून है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। गुस्सा आता था, लेकिन देखिए गुस्सा आग है और आग दूसरे को तो बाद में, आपको पहले जला देती है। तो फिर अंदाज़ा हुआ कि इस आग को मैं बहुत डिफरेंट अंदाज से भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्योंकि अगर कोई बदतमीज़ी करता है और मुझे गुस्सा आता है और बदतमीज़ी का जवाब मैं बदतमीज़ी से दूंगी, तो उसमें और मुझ में तफरीक नहीं रह जाएगी। और मुझे फ़र्क पैदा करना है, क्योंकि बुराई को आप बुराई से ख़त्म नहीं कर सकते, बुराई को आप अच्छाई से ख़त्म कर सकते हैं। बुराई को बुराई से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप खुद बहुत बुरे हो जाएंगे और फिर उस दलदल में धंस जाएंगे जिससे निकलना मुश्किल है। तो फिर माफ़ कर देती हो?
जब कोई दिल दुखाए मैं तो? इग्नोर कर देती हूँ। कहते हैं ना अच्छा। कि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। हाँ। मुझे गालम गलोच नहीं आती, बचपन से नहीं आती, मैं देती नहीं, मुझे गाली आती नहीं। बल्कि अगर मुझे याद है कि मेरी एक कलीग ने कुछ बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए थे एक सेट पर, पहले मैंने उसको वार्न किया कि बदतमीज़ी मत कर, बाज नहीं आई। फिर उन्हें जब बहन की गाली दे दी तो वो तो फिर आपको पता है बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मुझे अफसोस है कि मैंने उनको एक तमाचा मार दिया। वो थप्पड़ की गूंज मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद साहब बड़े अरसे तक अपने प्रोग्राम्स में लेकर चलते रहे। लेकिन अफसोस के उस थप्पड़ से मैंने तो सीख लिया कि नहीं, अगर कोई गलत भी करे तो हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मेरे थप्पड़ का उन पे असर आज तक नहीं हुआ, वो आज तक नहीं संभल पाई और आज भी उनकी गुफ्तगू में फिर दूसरों को तकलीफ देने वाली बातें वो कर तो जाती। अब तुम किसी कोई गॉसिप नहीं करती हो? नहीं, गॉसिप नहीं देखिए, गीबत करने से आप अपना आप छोटा कर लेते हैं। बल्कि मैं बताऊं कि किसी जगह में किसी की बुराई हो रही और मुझे पता है कि सही भी हो रही है, फिर भी मैं उसका हिस्सा नहीं बनती, मैं उठकर चली जाती। और वो वैसे भी देखें, हम बहुत ज़्यादा इस्लामिक तो नहीं हैं, मैं बहुत इस्लामिक तो नहीं हूँ, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ और मैं अब तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ने की भी कोशिश कर रही हूँ, सीखने की भी। मैं अपने इस चीज़ को, वो मेरी ज़ात है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, वो दैट इज़ इन बिटवीन मी एंड माई अल्लाह, वो मैं उसको जवाब दे हूँ। मुझे लोगों को नहीं दिखाना कि मैं कितनी पाबंदी से नमाज को अदा करती हूँ या मैं कितने दिल से कुरान पाक पढ़ती हूँ। आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ सिखाती है वो आपकी ज़ात की नफ़ी, कि आपने अपने आप को, अपनी बुराई को कैसे कंट्रोल करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अमूमन होता क्या कि दो लोग दूसरे के लिए जज बन जाते हैं और अपनी ज़ात के बड़े अच्छे वकील बन जाते हैं। मैं अपनी ज़ात की सबसे अच्छी जज हूँ। मैं एनालिसिस करती हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे ठीक करना है। मेरे अपने अंदर इतनी बुराइयाँ हैं तो मैं दूसरों में बुराइयाँ कहाँ से तलाश करूँ, मैं दूसरों की बुराइयाँ कहाँ से डिस्कस करूँ। और वैसे भी किसी की गलती देखो, उस पर पर्दा डाल दो। रब्बे कायनात तुम्हारी 1000 गलतियों पे पर्दा डाल देगा। तो तुम्हारे अंदर तो बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ है, खजाना है ना? ऐसे क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सीक्रेट्स कुछ हैं है मेरे दिल के अंदर, हाँ। मेरे पेट के अंदर, कि आप सोच नहीं सकते। बट मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह किसी ने मुझे आके ट्रस्ट किया तुम्हें और तुमने अपने पास रख लिया और मैंने उस भरोसे को कायम हाँ। रखा। मेरे लिए पता है समीना आपा, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात क्या है, एक बीवी बनकर जब मैं अमेरिका में गई हूँ तो मेरा एक डिफरेंट शोबा फिल्म इंडस्ट्री का, और एक सैयद फैमिली में आप जब चले जाते हैं तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि वहाँ की कम्युनिटी, जहाँ मुझे 3-4 साल लगे अपनी जगह बनाने में, उनका दिल जीतने में, जहाँ पर मैंने अपनी जगह बनाई वहाँ मैंने अपनी इंडस्ट्री की भी जगह बनाई। आज मेरे पास जब ख़वातीन आती हैं और ये कहती हैं कि आप जब फिल्म बनाएं हमारी बेटियों को चांस ज़रूर दीजिएगा, हमें ज़रूर एक्ट करवाइएगा, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ रीमा हमारी बेटियाँ तुम्हारे जैसी हो जाए, हमारी बेटियों का मुकद्दर तुम्हारे जैसा हो जाए। मैं अपने आप को बहुत गुनाहगार समझती हूँ, मगर ये मेरी कितनी बड़ी जीत है कि मैंने अपने प्रोफेशन की इज़्ज़त उन लोगों में करवाई जो फिल्म इंडस्ट्री को और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को बुरा समझते थे या अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, या जिनका दूर दूर तक वो मौसीकी की दुनिया हो या शोबिस की दुनिया हो। शोबिस के मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, वो टेलीविज़न हो, स्टेज हो, वो कोई भी मीडियम हो, मगर हैं सब शोबिस के अंदर। मैंने उन मीडियम्स की इज्जत करवाई और ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी। तो डॉक्टर साहब कहाँ मिले थे? डॉक्टर साहब मुकद्दर, ये वो ऊपर वाला है ना, मुकद्दर बनाने वाली वो ज़ात, जब आप कुछ सोचते भी नहीं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है। और कि यहाँ तुमने सोचा कि मैं अपने आप को बदल डालूँ, मैं एक रीइन्वेंट करूँ अपने आप को। नहीं समीना, मैंने कुछ भी बनावट नहीं की। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब वो प्रोसेस से गुजर रहे थे ना, कि जब फिल्म इंडस्ट्री को ना कहा और फिर अपनी फिल्में बनाई, बिल्कुल, तो अपना नया ओरिजिनलिटी। हाँ, जब आप सच्चाई के साथ कोई बात करते हैं या कुछ भी लेकर चलते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसकी अपनी ताकत और उसकी अपनी खूबसूरती होती है। झूठ जितना मर्जी खूबसूरत हो, झूठ है। आपके बाल अगर असली नहीं हैं, एक्सटेंशंस हैं, आज नहीं तो कल ये झूठ खुल जाएगा। आप बोटॉक्स के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए जितना अपने आप को खूबसूरत कर लें, मगर एक वक्त आएगा कि आपकी एज आपके चेहरे पर आ जाएगी, झूठ खुल जाएगा,
झूठ झूठ है। तो मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया अपने आप को अच्छा बनाने के लिए या अच्छा साबित करने के लिए। मैंने जो काम किया ईमानदारी से किया। मेरी पर्सनालिटी को, मेरी अच्छाई और सच्चाई का असर था जो डॉक्टर साहब को मुतासिर कर गया। कोई अब हमारी मुलाकात नहीं थी, कोई मेरे जहन के दूर दूर तक किसी गोशे में नहीं था कि मैं शादी किसी डॉक्टर से करूँगी और मैं अपना मुल्क छोड़कर इतनी दूर चली जाऊँगी। मेरा प्रोग्राम देखा था उन्होंने, रीमा शो मैं एक चैनल हाँ, पे कर रही थी। बस वो घर में, ये कुदरत की बात है, जो मुझे मुँह बोली बेटी कहती थी वो उस वक्त अपनी दोस्त के साथ बैठी थी और जो उनकी दोस्त थी वो डॉक्टर साहब की पेशेंट थी और डॉक्टर साहब उनकी पूरी फैमिली के डॉक्टर थे। तो तारिक उनके घर चाय पीने आए, ये कुदरत की बात है। और उसी वक्त मेरा प्रोग्राम चल रहा था और जब वो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तारिक शादी कर लो। तारिक की पहले कोई शादी नहीं, तारिक का पहले कोई बच्चा नहीं था। वरना आपको पता है मीडिया से ये बातें छुपी नहीं रहती। मेरे कुछ कोलीग्स ने इस तरह की भी अफवाहें उड़ाई थी, खुदा उनका भला करे, बट इसमें कोई सदाकत नहीं। तारिक ने शादी नहीं की थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ज़िंदगी को हाँ, डॉक्टर्स आमतौर पे बिकॉज उतनी पढ़ाई जो इतनी होती है, पढ़ाई के अलावा नहीं, वो भी घर के बेटे थे बड़े, मैं समझ। और बाकी बहन भाइयों को सेटल करने में। और फिर उससे भी ज़्यादा मेरे ससुर को अल्जाइमर का प्रॉब्लम था और मेरी सास भी सेज में थी कि वो अपना सारा वक्त अपने माँ बाप को देते थे। और जो रिश्ते आते थे बहुत बड़े बड़े लोगों के, डॉक्टर्स के भी, जो ख़ुद मेडिकल में बहुत नाम रोशन कर चुकी थी कई ख़वातीन, उनके भी रिश्ते आते थे। मगर तारिक को ये था कि पता नहीं मेरे माँ बाप के साथ वो सही तरह से बींगे बहू जस्टिस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। क्या फ़ियर था वो अल्लाह बेहतर जानता है, ये कभी आए तो आप उनसे पूछिएगा। मगर ये कि उन्होंने शादी नहीं की और फिर जब उन्होंने कहा जी हाँ ऐसी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूँगा, मेरा प्रोग्राम चल रहा था। उनकी वालदा मेरा प्रोग्राम शौक़ से देखती थी, उनको मेरे बोलने का शायद अंदाज़ अच्छा लगता था। तो बस फिर भाभी ने कहा कि यही क्यों नहीं, ऐसी क्यों, इसी से बात करो। उन्होंने कहा ये शादीशुदा नहीं है। उनका नहीं, इसकी भी शादी नहीं। फिर वो कराची आए, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगी। तो भाभी ने मुझे कहा कि मिल लो, तो भाभी को टालने के लिए मैंने कहा जी मैं मुलाकात कर लूँगी। मैं उस वक्त शाइस्ता लोधी का मॉर्निंग शो अटेंड करने आई थी कराची में और 3 बजे की फ़्लाइट से मैं वापस चल गई। तो मैंने डॉक्टर साहब से माजरत कर दी तारिक से कि सॉरी जी मैं मेरी फ़्लाइट है 3 बजे की, तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, आपने मिलना हो तो आप लाहौर आ जाए। लाहौर में उन दोनों बहुत बम ब्लास्ट हुए, आपको याद होगा कि मून मार्केट में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो ऐसा डरे, लाहौर तो दूर, वो कराची से भी वापस चले गए अमेरिका, तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी। फिर भाभी ने मुझे कहा कि छोटी बहन की शादी है तो उस फैमिली को भी इनवाइट करो। मैंने कहा जी मैंने नहीं बुलाना, बट कर्टसी में मैंने इनविटेशन कार्ड भेज दिया। मैंने कहा कौन आएगा इतनी दूर, और वो आ गए। तो तारिक से मेरी पहली मुलाकात मेरी बहन की मेहंदी पर थी, जब मैं बहुत अंडर प्रेशर थी क्योंकि 400 लोगों को दावत थी और 700 के करीब लोग आ गए थे। तो मुझे फ़िक्र ये थी कि खाना कम ना पड़ जाए, तो पसीने से मैं भीगी हुई। और मुझे याद है कि मैंने कामयार का जोड़ा पहना हुआ था, लहंगा और बड़ा शरारा और बड़े झुमके वुमके पहनकर, पसीने से शराबूर, और दिमाग में चल रहा था कि 700 लोग हैं, खाना कम ना हो जाए, इज़्ज़त की बात है। और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पर किसी नॉन पर्सनैलिटी की बहन की या बेटी की शादी हो या भाई या किसी भी रिश्तेदार की, तो बुलाएं 2 को तो आते 6 हैं। तो वो बिन बुलाए जो 350 मेहमान थे, बस मेरे दिमाग में वो चल रहा था। तो मेरे ड्राइवर ने जब बोला कि बाजी वो डॉक्टर साहब आए हैं, तो अब्बा अम्मा साथ खड़े थे, तो मैंने पहली बार उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ होश नहीं था, मुझे अपनी ज़ात का कुछ भी नहीं था और कोई तसव्वुर भी नहीं था। मैं कहा जी तारिक ये मेरे अम्मी अबू आगा जी, ये डॉक्टर तारिक साहब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से आए हैं, और बहुत शुक्रिया जी आपके आने का, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मुझे नहीं पता, अब्बा के साथ वो बैठे रहे, वो मुझे पूरी मेहंदी में वॉच करते रहे। यकीन कीजिए वक्त गुजर गया, वो फ़ौरन दूसरे दिन बारात अटेंड करके वो चले गए। उसके बाद उन्होंने अब्बा को कॉल की और फिर उनका जी मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी बहन की शादी अप्रैल में हुई, मेरी मूवी रिलीज़ होनी थी लव में गुम अगस्त में। मेरे दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था शादी का, क्योंकि मैं एक चैनल के साथ, मेरा बहुत हैवी बजट में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था 3 साल का। मेरा 3 से 4 मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था।
वो स्किन के हवाले से प्रोडक्ट्स थी या टेलीफोन के हवाले से या मिल्क प्रोडक्ट थी या शैम्पू था, मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे। उसके अलावा मैं फ़िल्म बना रही थी तो दुनिया में फेस्टिवल्स से मुझे इनविटेशन आता था, तो ट्रैवलिंग कर रही थी। मैं सार्क एम्बेसडर के तौर पर पूनम ढिलोन से इंडिया मिलकर आई, मनीषा कोइराला से और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से नेपाल मिलकर आई। तो अब बांग्लादेश मुझे जाना था कि सार्क रीजन के अंदर हमें पीस कैसे कायम करना है, तो एक्टिवली मैं उस पर बहुत काम कर रही थी। इस्लामाबाद में जाकर मैं किताब मेला होता है, आपको पता है, हर 21 से 24 तारीख के बीच में बुक फाउंडेशन के अंडर, तो मैं बुक एम्बेसडर भी 4-5 साल से थी, तो मैं उसमें बहुत बिजी। फिर मैं शौकत खानम की ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन चला रही थी बीइंग एन एम्बेसडर। मैं रूरल एरियाज़ में क्वीन मेरी कॉलेज, किनेट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं लोगों के अंदर वो भी अवेयरनेस पैदा कर रही थी, बच्चियों में, ख़वातीन में। कहने का मकसद, एक्सट्रीमली बिजी थी, किसी जगह पर भी शादी फिल नहीं होती थी। कहाँ शादी कब करूं, अभी तो नहीं करनी। और फिर अभी तो मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। भाई मलेशिया पढ़ने चला गया, 3 बहनों की अब शादियां हो गई हैं। ऐसा ही सांस लिया था मैंने, क्या मेरे पास अब मैं बैठूंगी और गिरा खोलूंगी। हाँ, अब मेरे पास टाइम हाँ, है। ख्वाहिश नंबर 3, अब मैं पढ़ाई का सिलसिला भी, और ये जो मेरे पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सार्क एम्बेसडर के तौर पर, बुक एम्बेसडर के तौर पर, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की एम्बेसडर के तौर पर, फ़िल्म बनाने के हवाले से, तो मैंने कहा चैनल के अंदर भी मेरी ग्रूमिंग हो रही है और मुझे बहुत कुछ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अब तो बस मैंने ज़िंदगी इंजॉय कर ली। अम्मा अब्बा को भी हज करा दिया, नानों को भी हज करा दिया, बहनों को भी शादियों से पहले 2 को हज करा दिया, 2 को उम्रे करवा दिए। तो मैंने कहा बस अब जो है ना, मैंने ज़िंदगी इंजॉय करनी है। तो मेरे कहीं पर भी नहीं था वो जो आप करी ना कि आपने री इन्वेंट कैसे किया। अब ये था कि मैंने अब रीमा को री इन्वेंट करना है। अब मैंने अपनी और कमियां तलाश करके उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तारिक साहब की कॉल आ गई मेरे अब्बा को, और अब्बा ने पूरी ज़िंदगी में मेरी उस वक्त 34-35 साल ज़िंदगी में मेरे अब्बा ने पहली बार मुझसे कहा, बचपन से लेकर मेरी इस एज तक, उस वक्त एज की बात, शादी से पहले, बेटा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, ये रिश्ता एक्सेप्ट कर। उस वक्त 4-5 और प्रपोजल्स भी थे। अच्छा। और मैं सारे अपने बाबा से शेयर करती थी और अम्मा से, कुछ में माँ बाप से छुपाती नहीं थी। 1-2 बहुत टॉप नॉच चैनल के ओनर्स का भी रिश्ता था, कुछ स्कॉलर्स के भी रिश्ते थे, बिजनेस कम्युनिटी में बड़े बड़े नाम थे, उनके भी रिश्ते थे। उनका बड़ापन, उनका बड़ा दिल, उनकी मोहब्बत कि उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, और ओपन शादी की फेवर में थे, कोई छुप के शादी नहीं। ये मेरी पहली शर्त थी। मगर मेरी एक ये भी प्रॉब्लम थी कि मैंने कहा था मैं शादीशुदा से शादी नहीं करूँगी। ये मेरी अपनी साइकी थी कि मैंने शादी, और ज़्यादातर जो और रिश्ते थे वो शादीशुदा थे, मगर वो कहते थे जी ओपन शादी करेंगे, खुलेआम हम लोगों के सामने इनको अपनी बेगम बना कर लेकर जाएंगे। मुझे बड़ा घर तो चाहिए नहीं था, घर मेरे पास ऑलरेडी था, छोटा था बड़ा था, बेड तो उतना ही होता है ना जिस पे सोना होता है। गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से, मेरी पहली फिल्म हिट हुई तो मैंने मर्सिडीज़ ले ली, जबकि 12 साल पुरानी गाड़ी चलाई, मेहनत से, अपनी मेहनत से, शाहनवाज मोटर्स वालों से मर्सिडीज़ मिली, ख्वाब पूरा किया अपना। और से बड़ी गाड़ी, कौन सी बड़ी गाड़ी लेकर दे देते, बेंटले तक चली जाती, और इससे आगे क्या होता, उसका लालच नहीं था। 1 से 2 से 3 कैरेट तक तो डायमंड्स मैंने खुद खरीद के पहन लिए, 5 कैरेट 10 कैरेट पहना देते तो हीरा ही होता ना। इतनी सी जगह की जगह इतनी जगह ले लेता। अंदर कनात, अंदर की खुशी चाहिए थी। साथ अगर चुनती तो ऐसा चाहिए था जब जो सिर्फ तुम्हारा जो हो, सिर्फ मेरा हो। हाँ। मुझे पैसे के बलबूते पर एक सोने की मूर्ति बनाकर अपने फ्रेम में ना रखते। पैसा मैंने खुद देख लिया था, पैसा मुझे अपील नहीं करता था, किसी चीज़ का लालच मुझे अपील नहीं किया, क्योंकि बचपन से बहुत कुछ भी देखा था और कुछ नहीं भी देखा था। शहजादियों वाली लाइफ, सोने का निवाला भी खाया, सोने की चम्मच में निवाला भी खाया, और एक वक्त ऐसा भी आया कि भूखे पेट भी सोना पड़ा, मतलब पूरा पेट नहीं भी भरा, मैं समझ, तो सोना पड़ा। मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी, बहुत मुश्किल वक्त भी देखा, मगर देखा तो मेरे अंदर सब कुछ था। मैं अंदर से, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, रजी हुई थी, तकलीफ़ों से भी रजी हुई थी और खुशियों से भी रजी हुई, कनात थी मेरे अंदर। तो मुझे किसी चीज़ ने अपील नहीं किया। बट वो जो अब्बा आए ना और अम्मा,
अम्मा को तो मैंने कॉल किया था, माँ जी अब मौका मिला है, खुदा के लिए कोई प्रेशर ना डालिएगा शादी का। बट अब्बू ने कभी नहीं कुछ कहा था, पहली बार मांगा। और 1 to 1 मुझे याद है कि नवंबर 4 को मैंने एक चैनल के प्रोग्राम की ईद रिकॉर्डिंग करवाई और 5 तारीख को मेरे अब्बा आए, 7 तारीख को ईद थी। और अब्बा ने कहा बेटा, मुझे तारिक की फैमिली की तरफ से मैसेज आया, कॉल आई, अब्बा का कनेक्शन था उनके साथ कि जी या हाँ कर दें या ना कर दें, क्योंकि तारिक के वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, तो शादी मुहर्रम के महीने से पहले उन्होंने करनी। सैयद फैमिली है, वो मुहर्रम में कोई खुशी मुहर्रम सफ़र में नहीं करता। मैंने कहा जी इंशाल्लाह अगले साल। आगा जी ने कहा नहीं, ना अगला साल ना अगला हफ्ता, सालों की बात तो बहुत दूर की, यस और नो जस्ट नाउ। मैंने कहा बेटा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी खुशी और ख्वाहिश ये है कि आप इनकार ना करें। समीना आपा, आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रही, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल घड़ी थी। देखिए मैं अब अपनी ज़िंदगी को पूरी जिम्मेदारियों के बाद अकेले लेकर चलने लगी थी, जबकि 10 की 10 उंगलियां मेरी घी में थी। मुझे पैसे को कोई इशू नहीं था, मुझे काम का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मैं इंडिपेंडेंट थी, मैं सेल्फ मेड पर्सन थी। मैं मना कर सकती थी कि जी मुझे शादी नहीं करनी, मगर वो माँ बाप की जो एक इज्जत और एक मान होता है ना, वो बड़े कम बच्चे उसको कैरी करते हैं। खाली माँ बाप को अच्छी रोटी देना मकसद नहीं होता, उनके अदब का, उनकी खुशियों का ख्याल रखना, उनकी इज्जत का ख्याल रखना, ये भी बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। तो आई कुडंट से नो। मैंने उनकी शक्ल देखी, एक लफ्ज़ नहीं मैं बोली, मैंने सर झुकाए, मेरे आंसू टप टप गिर रहे थे। मुझे लग रहा था वो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बीइंग ए डायरेक्टर और एज एन एंकर टेलीविज़न पर, वो मेरे सारे ख्वाब टक 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 आंसुओं की सूरत में जा रहे थे। बट BUT बट हाउएवर के बाद एक कॉमा लगता है ना, कि अब आप ऑपोजिट बोलते हैं, कोई भी बयान देना हो, जब आपने एक मुस्बत बात की तो नेगेटिव होती है, नेगेटिव करें तो मुस्बत होती है, बट और हाउएवर के बाद। मैंने बाबा के कहने पर 7 तारीख को ईद के दिन मेरी फ़्लाइट, मैं पहुंच गई। इन लोगों के वीज़े आने थे, ये लोग 11 तारीख को पहुंचे, 16 तारीख को मेरा निकाह, और 18 तारीख को मीडिया में न्यूज़ वायरल होगी कि रीमा मिसेस सैयद तारिक शहाब बन गई, PR दे सुधार गई, पहुंच गई वहाँ पर। मेरा कपड़ा जो है शेरू ने, HSY ने बाद में मुझे भेजा था। सब कुछ अचानक हुआ, सब कुछ अचानक हुआ। हो गई शादी तारिक साहब की ज़िंदगी में, एक सैयद फैमिली में। और अब यकीन कीजिए, जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी ना, तो वो चूँकि मेरे नोज़ रिसिंग नहीं हुई थी, तो मेरी सास की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी नथ पहनूं, तो वो चुटकी वाली नथ थी। तो उसकी डर से जो मेरी आंखों में पानी आ रहा था ना, तो सब लोग सोच रहे थे कितना रो रही है, जबकि अंदर आंसू अंदर गिर रहे थे कि यार मैंने ये क्या किया। तो मुझे लगता था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और अभी कट की आवाज़ आएगी और ये फिल्म की शूटिंग है, ख्वाब टूट जाएगा और शूटिंग पैकअप हो जाएगी, मगर कट की आवाज़ नहीं आई। और वो कहते ना, लाइफ मस्ट मूव ऑन एंड द फिल्म मस्ट गो ऑन। तो वो फिल्म चलना शुरू होगी, मेरी एक ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। अम्मा अब्बा 2 हफ्ते बाद, बहन भाई सब चले गए। इतने बड़े घर में मैं अकेली तन्हा। मियाँ सुबह जा रहे हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं, मैं तन्हा। और मैंने अपनी पूरी 7 साला शादी की ज़िंदगी में मैंने अपने माँ बाप को आज की तारीख तक कोई शिकायत नहीं लगाई, अपने ससुराल की या अपने मियाँ की। ये मेरा वाकई बहुत बड़ा क्रेडिट है। हर घर में कोई ना कोई बात होती है, हर ससुराल में कोई ना कोई बात तो होती है। सबके दिल कैसे जीते? अपनी ज़ात की नफ़ी करके। मैं नहीं रही, मैं को पाकिस्तान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया था। वो तो बहुत अरसा पहले ख़त्म हो गई। हाँ। फिर कंपनी बहुत, तो मैं तो जाग रही थी ना कि अब्बा ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी मैं नहीं जाग सकती। माँ बाप की इज्जत रखी। बट मुझे हाँ। खुशी इस बात की, वो जो आंसुओं में मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे थे या मेरे बाकी ख्वाब, लेकिन नए ख्वाब वो मेरे अंदर ज़िंदा हो रहे थे। एक नई दुनिया बसाने चली थी मैं, और एक नई फिल्म स्टार्ट हो रही थी जिसमें मेरा कैरेक्टर ग्लैमरस था मगर बहुत जिम्मेदारियों के साथ था। पर तुम तो आदी हो जिम्मेदारियों की, बचपन से ही थी, है ना? तो ये एक नया चैलेंज था, क्योंकि वो नया जिम्मेदारियां निभाते वक्त
मेरे सब अपने मेरे पास थे। अब सिर्फ एक जो शौहर तो था। कैसा लगा था जब पहले दिन आँख खुली थी, नेक्स्ट डे, एंड सारी ज़िंदगी मेरी बदल गई थी? ज़िंदगी बदल गई थी। मैंने कहा ना, मैंने कभी कंप्लेन नहीं की। फिर अब वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप मजमे में होते हैं तो आप तन्हा होते हैं, और कभी आप तन्हा हों तो लगता है सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द। अरे वाह। तारिक की पर्सनालिटी इतनी अच्छी, तारिक के घर वालों की सोच इतनी अच्छी, इतने बड़े दिल के, इतने बड़े ज़र्फ़ के लोग, और तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे, दोनों चीज़ें मुझे खूबियाँ उनके अंदर मिली। उनको पता था कि हमें अपनी बहू को कैसे इज़्ज़त देनी है, और बहू को पता था कि मुझे अपनी इज़्ज़त कैसे करनी है। क्योंकि अब सिर्फ एक रीमा नहीं थी, रीमा के पीछे उसके पूरी फैमिली की इज़्ज़त की बात थी। पहले तो बहनों के रिश्ते आए मेरे नाम के, मेरे किरदार की वजह से। अब मुझे अपने किरदार को लेकर चलना था। लोगों को घर आके पता चलता था कि ये फ़लाँ की बेटियाँ या फ़लाँ की पोतियाँ, या इनकी वालदा ने इनकी ऐसी तरबियत की है। बाहर से लोग जो आते थे उनको यही था, ये फिल्म स्टार रीमा की बहन है। तो अब फिल्म स्टार रीमा खुद एक बीवी बन गई थी, एक बहू बन गई थी। तो बहुत भारी जिम्मेदारी थी मुझ पर, और वही कि ज़ात की नफ़ी की। कहाँ घर में हर वक्त 8-10 नौकर होते थे, कहाँ वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते थे। क्लीनर आती थी, क्लीनिंग करके चली गई। खाने वाली आई, शामी कबाब बनाए, पेस्ट वेस्ट मसालों का बना कर चली गई। करना आपको खुद है, और इतना बड़ा घर। और पहले नहीं किया था? पहले कभी मौका टाइम नहीं मिला। हाँ, कभी खाना नहीं बनाया था? बनाया नहीं था, मगर शौक था, क्योंकि घर में नानू बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और मेरी अम्मी। हाँ। और मेरी दादी भी बहुत मज़ेदार खाना बनाती थी। तो हमारे घरों में हमेशा जो रिवाज है खाने का, कि बाहर के खाने इतने शौक से नहीं खाते, घर के खाने ज़्यादा। वही मेरी फितरत में भी था। तो चूंकि तो क्या फोन अच्छा करते खाने की शौकीन थी कि अम्मी अब ये किस तरह बनाऊं, ये होता था? अम्मी नहीं, मैं देखती थी, अच्छा। मैं एक्टिंग करूं और मैं कहूँ कि ओह समीना जी कुछ नहीं आता था, अंडा बनाना भी नहीं आता था। अच्छा। मैंने एक्टिंग की है, मगर कैमरे के सामने, बट इस कैमरे के सामने चूंकि हम दिल की बातें कर रहे हैं तो आई कैन नॉट एक्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला जाता, उसमें ताकत नहीं है, तभी लोग मुझसे प्यार करते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते। उसके कोई पाँव नहीं होते, जो सच है बता दो। बस फिर अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से, अपनी लगन से और अपनी खिदमत से मैंने अपने मियाँ के दिल में जगह बनाई। मैंने अपने ससुराल वालों के दिल जीते, और वो 3 से 4 साल मुझे लगने को तो 1 मिनट भी लगता है, मगर मैंने मौका नहीं दिया। कभी गुस्सा आया? की बात नहीं की। कभी गुस्सा आया? बिल्कुल आता था, इंसान हूँ, कैसे कह सकती हूँ कि गुस्सा नहीं आया। मैं फरिश्ता तो नहीं, मैं इंसान हूँ। कभी सोचा कि बस उफ? सोच आती थी, शैतान आपके अंदर ख्यालात पैदा करता है, मगर वो जब आप उस रब को 5 वक्त सजदा करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर एक बुराई के साथ फाइट करने की स्पिरिट और ताकत पैदा होती है। इस सारे अरसे में क्या चीज़ तुम्हारे साथ रही जो केप्ट यू गोइंग? क्योंकि पता ये बड़ा कठिन है, एक पूरा शो बिजनेस, उसके बाद अपने आप को इस तरह बनाना, संभाल के रखना, वे शादी में जाना। क्या चीज़ थी? कोई थी ऐसी चीज़? मेरी सच्चाई समीना आपा, मेरी सच्चाई। और मैं सबसे बड़ी नाक़िद बनी खुद अपनी ज़ात की। मैंने अपनी अना को, क्योंकि देखें नफ्स अमारा के सब ताबे हो जाते हैं, और यही वजह, यहीं से गलतियाँ स्टार्ट होती हैं, जब आप अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं कर सकते। मैंने अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी थी। जब मैंने काम किया था तब भी मैंने ज़ात की नफ़ी करके किया, क्यों हो मैं तो नंबर 1 बन गई हूँ, मेरी तो ऊपर नीचे 2-3 सुपर डुपर हिट फिल्में हो गई हैं, तो बस अब ये कोई और नंबर 1 तो है ही नहीं मेरे अलावा। मैंने कभी नहीं कहा, और मैंने कभी नहीं बोला, और कभी नहीं सोचा। मुझे जितनी इज़्ज़त मिलती गई मैं उतना झुकती गई। मुझे जितनी कामयाबियाँ मिली मैंने उतना ही सोचा कि नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो पहला कदम है। बुलंदी से आगाज़ था, मगर मैंने कहा ये तो आगाज़ है भाई, तो बहुत ऊपर जाना है। और फिर जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तो उसको अपने कद का अंदाज़ा होता है। तो मैं हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ काम करती थी कि मुझे पता चले कि ये आर्टिस्ट अगर इतना बड़ा है, ये फिल्म स्टार इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी हीरोइन है, इतने सालों से राज कर रही हैं, इनके साथ काम करके अगर मैंने क्लैप ली तो मुझे कल जानने से पहले लोग आज जान जाएंगे, वरना बहुत लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी। तो मैं चैलेंज समझती थी, और चैलेंजेस ऑलवेज बूस्ट अप माय करेज टू डू समथिंग एक्सेप्शनल। मुझे हमेशा चैलेंजेस मेरे अंदर मुझे ताकत। और ये तुमने शादी को भी लिया? ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था। फिर देखिए
हमारे फैंस जो हमसे प्यार करते हैं वो कहते हैं ना कि इट इज़ ईजी फॉर अस टू कैप्चर द हार्ट्स ऑफ योर फैंस, बट बाय आवर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी वी कैन रिमेन इन देयर हार्ट्स फॉर एवर। हमारा जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होता है ना, हम उनके दिलों में हमेशा रह सकते हैं। और वो कैसे कि जब आप ग्लैमरस लाइफ के ज़रिए आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप उनके दिल की मलका भी बन गए या आइडियल भी बन गए, आपके बालों को लोग फॉलो करते हैं, आपके स्टाइल को फॉलो करते हैं, आपकी एक्टिंग के स्टाइल को कॉपी करते हैं। लेकिन मेरा ये ईमान था कि जब आपकी पर्सनल लाइफ भी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, लोग उसको भी कॉपी करें। छोटी छोटी बात पर लोग तलाक लेकर सिंगल पेरेंट के तौर पर कहते हैं कि हम अपने बच्चों को खुद संभाल लेंगे। मैं मियाँ की बात क्यों सुनूं? मैं तो उससे ज़्यादा अर्न करती हूँ। मैं अपने बच्चों को खुद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी अपब्रिंगिंग कर लूँगी। गलत सोच है, ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है। आप अपने क्योंकि बेबी को दोनों चाहिए, बेबी दोनों चाहिए। हाँ, माँ भी और ऐसा बाप सब कुछ भी। नहीं हाँ। होता समीना। शोहरत आपको अपनी तरफ खींचती है, मगर वो जैसे वो कहते हैं कि हर लोग कहते हैं कि हर शोहरत को ज़वाल, बट मेरी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं कहती हूँ जब आप एक रास्ते पर चलते हैं तो हर रास्ते का एक एंड है। आप कदम बढ़ाएं तो हर बुलंदी का एक मकाम है, वो चोटी है। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? रास्ता बदलो, फिर मेहनत से उस रास्ते पर चलो। हाँ, फिर कुछ और बन जाओ, फिर कुछ और बन जाओ। फिर उस रास्ते के एंड आने से पहले रास्ता बदलो, तो आपको कभी ज़वाल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप स्टेगनेंट हो जाते हैं कि नहीं मुझे इसी रास्ते पर चलना है, तो खड़े पानी में तो बदबू पैदा हो जाती है, फिर ज़वाल। वो क्या मोमेंट था जब बेबी डॉक्टर ने ला के तुम्हारे बाहों वो में 4 दिया? साल एक बीवी की हैसियत से जैसे अच्छा, मैंने 4 years। मकाम बनाया, 4 years मैंने कोई शोबिस की एक्टिविटी में हाँ। हिस्सा नहीं लिया। मैं बिल्कुल गायब हो गई थी। मैं 1.5 से 2 साल तक पाकिस्तान भी नहीं आ सकी। 2012 में आई थी जब मैंने अमेरिकन प्रोडक्शन के साथ रीमा का अमेरिका किया था, उसमें मैं आई थी। उसके बाद 2013 और 14 में मैं 3 साल तक बिल्कुल गायब हो गई। आई गॉट प्रेगनेंट इन 2014। 2014 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो सच बात है कि बेटियां बहुत पसंद, मगर चूंकि 4 बहनें, फिर खाला की भी बेटियां, फिर बहनों की शादियां हुई तो उनकी भी पहली बेटियां। तो मैं अल्लाह मियाँ से एक बात कहती थी कि अल्लाह मियाँ आप रब्बे कायनात हैं, रहमतें बहुत भेजी घर में, एक नेमत भी भेज दें। भाई है तो बहनों के घर भी मेरी ख्वाहिश थी कि बेटा हो, तो बेटियाँ हुई। तो मैंने कहा अल्लाह बेटा, पहला बेटा, फिर बेशक आप बहुत दुआ है कि बेटी भी हो। अब दुआ है मुझे कि अल्लाह एक बेटी भी दे। तो बड़ी दुआएं की, सूरह मोहम्मद पढ़ी और बड़ी मन्नतें भी मानी, और जिसने जो वजीफ़ा बताया मैंने किया। और आप हंसेंगी कि मेरी इतनी मुश्किल मन्नतें थीं कि मैंने कहा था कि मुझे बेटा हुआ ज़िंदगी सेहत के साथ तो मैं 5 साल तक हर मंडे के दिन रोज़ा रखूँगी। और मैं अब हर मंडे के दिन क्या, थर्सडे फ्राइडे भी रोज़ा रखती हूँ, तो वो नफली रोज़ों में शुमार हो जाता है। तो अल्लाह ने बेटा दे दिया। और जब बेटा पहली बार मैंने उसको गोद में लिया था, अब यकीन कीजिए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो लम्हा था। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लम्हा था जब उसने मुझे माँ कहा था, मामा। वो मुझे लगता था कि सारी दुनिया सिमट कर उसकी ज़ात की इतनी मुझ पे रहमत वो उसने मेरी झोली में डाल दी। वो बुलंदी की रीमा, 15-16 साल की, इतनी शोहरत, पैसा, नाम, मकाम, दुनिया में ट्रैवल, VIP ट्रीटमेंट, इतना सब कुछ, वो चीज़ें भी आपको खुशी देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहती कि मुझे उन चीज़ों से खुशी नहीं मिली, ऑफ कोर्स बहुत खुशी मिली, लेकिन इस खुशी के आगे वो सारी खुशियाँ छोटी पड़ गई जब मेरे बच्चे ने मुझे माँ कहा। और उसके बाद आप यकीन कीजिए मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा घर, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा। उसके साथ जब मैं काम कर रही थी, मैंने कोई ऐसा इश्क नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से मेरे काम से ध्यान हट जाए। तभी मेरे काम की वजह से लोगों में आज तक मैं पॉपुलर भी हूँ। और वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो बार बार मुझे रिपीट करते थे, इसलिए नहीं कि मैं उनको अच्छी लगती थी, कई मुझसे खाइफ भी थे, इसलिए कि कंज्यूमर्स मुझे प्यार करते थे, उनकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकती थी।
तब वो मजबूर हो जाते थे मुझे रिपीट करने पर। तो मुझे था कि ये जो खुशी अल्लाह ने मुझे दी है, इसको बहुत संभाल के रखना है। तो जब मैंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से बैलेंस किया, तो अब मैंने इस जो जिम्मेदारी है इसको भी पूरी ईमानदारी से बैलेंस करना है। बच्चे की तरबियत के लिए देखें, जब आप रखनी चाहिए हेल्पर्स, मगर माँ को अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है, नहीं, बिल्कुल हो सही सकता है सोच मैं गलत हूँ, क्योंकि जब आप बच्चों को शुरू से ही नो हेल्पर खाना खिलाएगी, हेल्पर कपड़े चेंज कराएगी, हेल्पर ही उनके साथ खेलेगी, तो जब आप बूढ़े होते हैं तो आपके लिए भी वो फिर हेल्पर लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम माँ के पाँव क्यों दबाएं, हेल्पर है ना, माँ के पाँव दबा देगी। जो बोते हैं वो काटते हैं, जो आप देंगे वही आपको, इट्स रेसिप्रोकल, जो आप देंगे वही आपको इन रिटर्न मिलेगा। अपने बेटे के लिए आटा मैं खुद गूंथती हूँ, हालांकि वहाँ मशीन्स मिलती हैं, बट वो जो मैं जोर लगा के गूंथ रही होती हूँ, मुझे तुम्हारी उंगलियों में से जो लम्स हाँ आटे वो में जो है, हाँ प्यार। हाँ देखिए, कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, हम सब ने मौत का जायका चखना है, मगर उस जायके के चखने से पहले कि जो प्यारे रिश्तों का जायका है, हम शोहरत का जायका चखते हैं, हम पैसे का जायका चखते हैं, हम इतनी ज़्यादा चीज़ों के ग्लैमर का जायका चखते हैं, तो ये जो रिश्तों की प्योरिटी है, इसका जायका भी चखो यार। माँ बाप के 2 मिनट आकर पाँव दबाओ, वो जो दुआ मिलती है, वो जो जायका है मोहब्बत का, उसका कोई नेमोल बदल नहीं। अपनी औलाद के लिए जब आप खुद निवाला बनाकर पकाकर उसके मुंह में डालते हैं, उसका नेमोल बदल कोई नहीं। अपने खामंद के लिए जब आप रात सोने से पहले उसके पाँव दबाकर अपने बिस्तर पर जाते हैं, उसका नेमोल बदल कोई नहीं। आप कह सकते हैं कि जी मैं क्यों पाँव दबाऊँ, मैं क्यों उनके कपड़े प्रेस करूँ, ड्राई क्लीनर से करवा लें। ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल की। सो दैट्स वाई मुझे रब्बे कायनात ने इज़्ज़त, दौलत, शोहरत के साथ एक मकाम दिया, ना सिर्फ अपनों के दिलों में बल्कि अपने देखने वालों के दिलों में। क्योंकि आप सारे रिश्तों को जब इज़्ज़त देते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपकी इज़्ज़त बना देता है तमाम लोगों के दिलों में, सच्चाई और ईमानदारी। नाम किसने रखा बेबी का? ये भी बड़ा प्यारा सवाल है आपका। एक देखिए, मैं लड़ाई झगड़े से बड़ा दूर भागती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी पॉजिटिव सी हूँ। मुझे एक तो नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, पेसिमिस्टिक साइड पर तो मैं जाती ही नहीं। अब इन लॉज और ननियाल और ददियाल दोनों में से नाम कौन सिलेक्ट करेगा? मैं घर की बेटी, इधर से भी आपा का पहला बच्चा है, हमारी बड़ी बेटी का पहला बेबी आया, उधर से भी तारिक का पहला बच्चा है। तो ये एक बड़ी प्यार भरी फाइट थी कि नाम क्या रखा जाए। अक्ल से काम लिया, लड़ाई नहीं करनी, इमोशनल नहीं होना। मेरी सास क्यों नाम रखे, मेरी माँ नाम रखेगी। मेरे लिए तो दोनों माएँ थी, एक वो माँ जिसने पैदा किया, एक वो माँ जो बेटी बनाकर अपने घर लेकर गई। तो मैंने कोई तफरीक नहीं रखी। तो मैं फिर कैसे कि सोचती कि मेरे बच्चे का नाम ये वाली माँ रखेगी तो वो वाली माँ नहीं रखेगी। तो वही बात मैंने बहुत सोचा, बहनों से रखवाऊँ या ननद से रखवाऊँ, इधर की दोस्तों से या उधर की दोस्तों से, पाकिस्तान वाली फ्रेंड्स या अमेरिका वाली फ्रेंड्स। तो मैं बिल्कुल समझें कि घड़ी की हाँ, पेंडुलम की तरह, अम्मी अबू रखे नाम, अम्मी अबू रखें या सास ससुर रखें। हाँ। फिर मेरी एक न्यूट्रल दोस्त थी, उसको मैंने शेयर किया कि तुम बताओ मैं क्या करूं, इधर की भी नामों की लिस्ट आई हुई है, उधर की भी नामों की लिस्ट आई हुई। फिर उसने कहा कि मैं आपको एक नाम बताती हूँ, आंखें बंद करके आप दोनों फैमिलीज़ को बता दें कि ये नाम एक न्यूट्रल जगह से आया है, अगर दोनों इत्तफाक करें तो आप रख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तब फिर उसने मुझे कहा कि आज़लान, आज़लान के मानी है मदद करने वाला शेर, इट्स अ टर्किश नेम। और वैसे भी हमारा जो आबाओ अजदाद पीछे से वो काजल बाश जो है, हाँ। वो टर्किश ईरानी बॉर्डर से अच्छा, वो मैच करते। तो मैंने कहा अच्छा चलो टर्किश नाम आ रहा है तो ठीक है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नफल पढ़कर दुआएं मांगकर दोनों से जब शेयर किया तो दोनों ने ओके कर दिया। तो फिर सैयद अज़लान मोहम्मद शाह, कि मोहम्मद की मैंने मन्नत मानी थी कि बेटा होगा, और सूरह मोहम्मद में बहुत पढ़ती थी, तो मैं बेटे के नाम के साथ मोहम्मद भी लगाऊंगी। तो अब बेटे का नाम सैयद अज़लान मोहम्मद शाह। तो क्या बनाओगी बेटे को? जो उसका दिल करे, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँगी, अच्छी तरबियत दूँगी, बाकी कोशिश करूँगी कि जो एक
माँ की हैसियत से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे जो उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, सही गलत की तमीज़ बताना, अच्छी तालीम देना, सही और गलत सोहबत के बारे में गाइड करना, बाकी उसकी चॉइस होगी कि वो क्या बनना चाहता है। वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो क्या डॉक्टर उम्र बनना हो गई चाहता अब है। बेबी की? मेरा बेटा माशाल्लाह मार्च में, ये तो जनवरी है, मार्च में वो पूरे 4 साल का हो जाए। ओह, तो स्कूल जाने लगा है। बिल्कुल, मामा भी कॉलेज जाती हैं, बेटा भी स्कूल जाता है। ओह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तुम वाकई पढ़ रही हो? बिल्कुल पढ़ रही हूँ। तो ये आखिरी गिरा है जो खोली है, इसके बाद कुछ और भी ख्वाहिशें हैं? बहुत अच्छा, अभी और है? बहुत समीना आपा, देखिए अपने लिए तो मैं जीती हूँ। पहले मैं पढ़ाई की बात करूँगी, फिर मैं अगली ख्वाहिश की बात करूँगी कि जैसे कि मैंने कहा था कि सीकिंग ऑफ नॉलेज इज स्टिल माय पैशन। हमारे यहाँ अब ये पढ़ क्या रही हो होता है, तो कितना पढ़ोगी आगे? जब तक ज़िंदगी है। अभी तो मास्टर्स की डिग्री हाथ में पकड़नी है और उसके बाद फिर और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, क्योंकि जितना पढ़ूंगी उतना ही अंदाज़ा होगा कि कितनी जाहिल थी। दुनिया में बहुत इल्म है, इसमें तो कोई शक नहीं। बट ये ख्वाहिश है कि एक जिंदगी बेटे की काफी डिग्री नहीं है। पकड़ने से पहले मामा डिग्री पकड़ ले। अच्छा। तो माशाल्लाह उसको स्कूल छोड़ के हाँ। तो मैं खुद भी जाती हूँ। आपको पता है सेमेस्टर्स होते हैं 3.5 से 4 माह के, तो वो हर सेमेस्टर क्लियर करना होता है। तो दैट्स व्हाई अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप मेरी क्लास के अंदर टीनेजर्स भी हैं और मेरे से बड़ी एज के लोग भी हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी क्लास के अंदर नज़र आती है। जिसको पढ़ने का शौक़ है, जो कुछ करना चाहता है, जिस भी चीज़ में वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, उन कोर्सेज़ को पढ़ता है, उनको क्लियर करता है। तो सेमेस्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जितने सेमेस्टर्स किए हैं, मैं किसी में भी फेल नहीं हुई, सब क्लियर कर। अच्छा, लिस्ट है कोई अभी कितने कितने पॉइंट्स रह गए, या पढ़ाई इज़ द मेन? पढ़ाई तो है, वो तो है समीना आपा, वो तो मैं कहूँगी कि क्योंकि देखें आप जब एक बच्चे की अच्छी तरबियत करते हैं तो सही मानों में वो बच्चा आपकी नस्लों की इज्जत लेकर चलता है। वैसे भी पढ़ी लिखी माँ जो है वो बहुत मैटर। फिर मैंने वही बात की कि तालीम याफ्ता और पढ़ा लिखा होने में फ़र्क है। तो मैं चाहूँगी कि मैं बच्चे को तालीम याफ्ता भी बनाऊँ और पढ़ा लिखा भी बनाऊँ, तो वो उसकी तरबियत इतनी अच्छी हो, उसकी हर चीज़ पे नज़र रखूँ। अमूमन पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को आईपैड पकड़ा दिया और ख़ुद अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो गए। मैं ज़्यादा नहीं उसको आईपैड देखने देती कि उसकी आई साइट मुतासर ना हो, उसको ग्लासेस ना लग जाए। खेलती है उसके साथ फिर खुद खेलती हूँ, तो उसका बाबा उसके साथ खेलता है। तारिक इतने अच्छे बाप हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोलती कि अल्लाह नज़र बद से बचाए, बट वो इंसान तो हीरा है। वो खामद बहुत अच्छे, वो बाप बहुत अच्छे, वो दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो डॉक्टर तो बहुत बेहतरीन है कि सोचें शादी के दूसरे दिन में अपने मरीज़ों को देखने चले गए थे। मैंने कहा कि क्या मैं इनको अच्छी नहीं लगी जो मुझे छोड़कर पेशेंट्स को देखने चले गए, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपने काम से और अपने मरीज़ों से जो बंदा इतना प्यार करता है, वो अपने रिश्तों से कितना प्यार करे। और फिर वो मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। तो आगे के जो ख्वाब हैं, जो आगे की गिरहें खोलनी हैं, एक बड़ी प्यारी लाइफ गुजारी है रीमा खान अमेरिका में। उसका बड़ा प्यारा सा घर है, अल्लाह ने सेहतमंद प्यारा सा बेटा दे दिया, कार्डियोलॉजिस्ट हस्बैंड है, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं इतना प्यार करते हैं। अब रीमा को क्या तकलीफ़ है, करीमा वापस आए पाकिस्तान और आकर मुख्तलिफ़ शुबों के अंदर फिर दोबारा से एक्टिव हो जाए। एक सवाल है लोगों का, लोगों ने मुझसे किया भी है, आपके प्रोग्राम के ज़रिए शेयर करना चाहूँगी। देखिए, कहने को तो बड़ी प्यारी ज़िंदगी है, मुझे शोहरत तो हासिल करनी नहीं। मैंने 20, 22, 25 साल बहुत एंजॉय किया और बहुत अरूज पर। जो लोग अमूमन ज़वाल का शिकार होकर शादी की तरफ जाते हैं या गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं, मैंने अपने पूरे पीक पर, जो मैंने बताया, पूरा पाकिस्तान विटनेस है इस चीज़ का, मैंने शादी की थी। तो मुझे शोहरत के लिए तो मैंने वापस आना नहीं था। फिर क्या चीज़, वही बात कि जो चीज़ें मुझे मिली हैं दूसरों को कैसे मिले, जो तजुर्बा मेरे पास है मैं दूसरों से कैसे शेयर करूं। अब आप देखिए कि मैं बल्कि सरवर फाउंडेशन की एम्बेसडर बन गई। उसके ज़रिए मुझे मौका मिला मुख्तलिफ़ जेल खाना जात में जाकर ख़वातीन प्रिजनर से मिलने का, उनकी इस्लाह करने का। फिर बीइंग ए डॉक्टर्स वाइफ सेहत के शोबों में जाकर मुझे पानी की सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट है,
उसके अंदर प्लांट्स लगाने कितने ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस सी में आप मुब्तला हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है जब आप गंदी चीज़ें खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं। मैं मेडिकली लोगों को वो एक गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बात कर रही हूँ मुझे पूरी उसकी मैं तरबियत लेने के बाद वो बात कर रही हूँ। फिर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जाती हूँ, मैं देहातों में गई हूँ, बच्चियों से, बूढ़ी औरतों से, ख़वातीन से, अनपढ़ लड़कियों से, उनको किस तरह कायल करना। फंडामेंटलिस्ट भी कई लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते कि हमारी बेगमां से या बच्चियों से आप ऐसी बात भी करें। उन लोगों को कैसे राम करना, कैसे उनको आप मोल्ड करते हैं अच्छाई की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर कि वही बात आ जाती है कि अब मैं एक डायरेक्टर की हैसियत से अगर मैं काम करूं तो मैं कितने लोगों के लिए ज़रिया माश प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, कितने टेक्नीशियंस जो घरों में बैठे हैं उनको अच्छी सैलरीज दिलवाऊंगी, उनको वापस एक्टिव करूंगी। फिर एज एन एक्टर अगर मैं किसी के अंडर जाके काम करती हूँ तो ये भी मैं एक बताऊंगी कि काम करना बुरी बात नहीं होती। कोई भी चीज़, किसी भी लेगेसी को आप लेकर चलते हैं तो उसके पैरामीटर्स होते हैं, बस उसका ख्याल रखें, उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। तो ये बहुत सारे शौक हैं प्रोडक्शन में और ऑन डायरेक्शन एंड में। ऑफ। जी बिल्कुल। इवन एज एन एक्टर भी आप कल को फिल्म बनाती हैं, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी मुझे कोई रोल ऑफर करती हैं और मुझे लगता है कि इसको करने के बाद मुझे भी खुशी होगी एज एन आर्टिस्ट और मेरे फैंस को, मेरे देखने वालों को भी मेरे कद में इजाफे का बाइस बनेगा ये कैरेक्टर, तो वाई नॉट, क्यों नहीं। आप लोग अगर आज काम कर रहे हैं तो देखिए आप लोग कितने लोगों का मेंटोर बनते हैं। आपको देखकर, हमारे यहाँ अकेडमीज़ नहीं है, लोग आपको देखकर सीखते हैं। तो ये भी आप एक अच्छा काम करेंगे तो वाई नॉट। अच्छा काम करने की कोई हद नहीं है, मगर हम अपनी हदें खुद ही तयन कर देते हैं। बस मैंने अपना सोचना, मेरी इतनी ग्लैमरस लाइफ, इतनी प्रिंसेस वाली, क्वीन वाली लाइफ गुजर रही है, मुझे क्या ज़रूरत है धूप में, गर्मी में, सर्दी में जाकर मैं लोगों को कायल करूं, लोगों के लिए मेहनत करूं। मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पैसा तो कोई मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन, अंदर का इत्मीनान कि मैं किसी के काम आई, मैं किसी के काम आ रही हूँ। और फिर देखिए हकूकुल्लाह की मुआफ़ी है, हकूकुल इबाद की मुआफ़ी नहीं है। आप जब लोगों के लिए कुछ करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, तो वो जो आपको एक अंदर खुशी मिलती है। हॉस्पिटल बनाने का इरादा है या स्कूल देखिए, बनाने का? जो भी अभी तो जितने बने हुए हैं उनमें भी एक्टिवली मैं जाती आती ताकि हूँ, वो बेहतर हो जाए, उनका स्टैंडर्ड बेहतर हो। एग्जैक्टली। बट इन फ्यूचर मेरी तारिक से बात हुई है कि वो यहाँ पर आकर, देखिए कुछ लोग हैं, मुझे अफसोस होता है कि किसी को वो बीमारी ना भी हो तो उसको इतना प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है, इतने टेस्ट बता दिए जाते हैं कि वो बंदा बेचारे की जेब इजाज़त ना दे तो वो टेस्ट की पेमेंट्स अदा करते करते ऑपरेशन तक नौबत ही नहीं आती, अब एक्सपायर हो चुका होता है। तो ये एक अलमिया है हमारे क्या बहुत सारे मुआशरे हैं जिनका ये अलमिया है। तो मुझे अगर अल्लाह ने मौका दिया और रब कायनात दे भी रहा है तो इस हवाले से भी मैं यकीनन आपको बहुत कुछ करती नज़र आऊँगी इंशाअल्लाह। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसमें आप मज़ीद खूबसूरती पैदा कर सकते हैं जब वो खूबसूरती आप दूसरों में भी बांटें। ज़िंदगी सिर्फ अपने जीने का नाम नहीं है, ज़िंदगी वो है जो आप दूसरों के लिए जीते हैं। और मौत को देखा तो नहीं शायद, पर बहुत खूबसूरत होगी। कम वक्त जो भी इससे मिलता है जीना छोड़ देता है। थैंक यू जानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू समीना। अल्लाह करे कि तुम बहुत बहुत काम कर सको और इसी स्पिरिट से और इसी उम्मीद से जिस तरह हो